हाय बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 विकास पढ़ने जा रहे हैं। इस वर्कशीट का नंबर है 60 और डेट है 1/12/2020। क्लास 10th की वर्कशीट है ये इकोनॉमिक्स की। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। मतलब अलग अलग लोगों में विकास की धारणाएं जो अलग अलग क्यों होती है। तो ये आपको पहले बता चुके थे कि हर व्यक्ति का विकास की धारणाएं एक नहीं होती। एक स्कूल के बच्चे की जो विकास के लिए जो विकास है वो एक भूमिहीन मजदूर के लिए विकास उसके लिए बिल्कुल अलग है। तो हर किसी के लिए विकास अलग है। प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रक्रिया प्राकृतिक परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए निराश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण, नदी पर बांध बनाना वहाँ के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि अगर नदी पर बांध बनाया जा रहा है तो उससे मतलब ये है कि चलो फ़ायदा ही होगा लोगों को, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी को फ़ायदा हो। वहाँ पे जो लोग किसान जो रह रहे हैं उनको हो सकता है वहाँ से जा कर के कहीं और रहना पड़े, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, विस्थापन का एक कारण बन सकता है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, विश्व बैंक द्वारा उपयुक्त किए गए विकास मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयुक्त किए गए विकास मापदंड किस प्रकार विभिन्न विभिन्न है। मतलब वर्ल्ड बैंक द्वारा जो विकास मापदंड किया जाता है वो यूएनडीपी से अलग कैसे है, वो यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड से अलग कैसे है। ठीक है, तो विश्व बैंक का जो मापदंड होता है वो उसका उत्तर मैं बता रही हूँ। विश्व बैंक के विभिन्न देशों की तुलना औसत आय के आधार पर करता है। विश्व बैंक जो है वो विभिन्न देशों की तुलना किस पे करता है, औसत आय के आधार पर करता है। औसत आय की गणना करना आसान है, तुलना करना आसान है, समझना आसान है, इसलिए वो क्या करता है, औसत आय पे करता है। जबकि यूएनडीपी जो है वो क्या करता है, यूएनडीपी विश्व के विभिन्न देशों की तुलना किस पे करता है, आय पे करता है, शिक्षा पे करता है तथा स्वास्थ्य के स्तर पर करता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो सिर्फ औसत आय पे करता है, विश्व बैंक जो है वो सिर्फ औसत आय पे करता है, जबकि यूएनडीपी जो है वो शिक्षा, आय, स्वास्थ्य के स्तर पे करता है। ठीक है, यूएनडीपी का जो मापदंड है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। जबकि जो विश्व बैंक का आय है उसमें क्या होता है, केवल आय के आधार पर ही तुलना किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यकता है, व्याख्या कीजिए। आर्थिक विकास के लिए लिटरेसी रेट क्यों ज़रूरी है ना, क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करना है आपको। तो क्वेश्चन 3 का आंसर है, इसमें ज्ञान व दक्षता प्राप्त होता है। जब आप पढ़े लिखे हो जाते हैं तो आपको ज्ञान दक्षता प्राप्त होता है, रोज़गार का स्तर बढ़ता है, रोज़गार के मौके मिलते हैं, नई टेक्निकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है। आपको ये पता चलता है कि नई टेक्निक को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। लोगों में स्वास्थ्य, परिवहन आदि के प्रति जागरूकता पैदा होता है। लोगों को हेल्थ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जागरूकता बढ़ती है। नए नए उद्योगों की स्थापना करने की क्षमता बढ़ती है और नए नए इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो लिटरेसी रेट बढ़ने से ये सारी चीज़ें बढ़ती है, इसीलिए एजुकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिसकी आपको बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता हो सकती है। क्या ये सत्य सही है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 में ये सत्य बिल्कुल सही है कि हमारे जेब में जो पैसा है वो हर ऐसी चीज़ को नहीं खरीद सकता जिसकी हमें ज़रूरत है। जैसे जेब में रखा हुआ रुपया सब कुछ नहीं खरीद सकता, जैसे हम पैसों से प्रदूषण, जो हम पॉल्यूशन है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, संक्रामक बीमारियों से नहीं, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कितना अमीर हो या गरीब हो सब इसकी चपेट में आ रहे हैं, कोई भी इससे नहीं बच पा रहा है। तो बीमारियों से नहीं बचा जा सकता तथा समाज कदम नहीं उठाया, जब तक कि समाज कदम ना उठाए।
भौतिक वस्तुएं, आदर, सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्र आदि भी नहीं खरीद सकता। आप समाज में सम्मान नहीं खरीद सकते, स्वतंत्रता नहीं खरीद सकते, जीवन की खुशियाँ मुद्रा से नहीं खरीद सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जीवन की जो खुशियाँ हैं वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो इससे हम बिल्कुल सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती हैं। इसके कारण लिखें। तो इसके हमें कारण बताना है कि क्यों गांव में लड़कियां जो है वो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहला कारण है कि भारत जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें महिलाओं को कमतर समझा जाता है। और समाज में हमारे लैंगिक भेदभाव है, मतलब लड़का लड़की का भेदभाव बहुत ज़्यादा है। लड़कों लड़कियों की अपेक्षा समाज में अधिक महत्व दिया जाता है, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। श्रम की लैंगिक विभाजन भी है। और ये जॉब्स में भी देखा जाता है कि बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक है? किसी 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, समाज तथा देश को एक समान विकास के सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता है। ठीक है, क्या क्या देश की आवश्यकता है? निजी सुविधाएं महंगी होती है। जो प्राइवेट सेक्टर्स में चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी महंगी होती है, इसलिए पब्लिक सेक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें निर्धनता को कम करने के लिए भी सार्वजनिक सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, और जो गरीबी को भी कम करने के लिए हमें जो है वो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है, पब्लिक फैसिलिटीज़ है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और वो पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या हो सकता है? परिवहन की सुविधाएं हो सकती है, गाड़ियां हो सकती हैं, डीटीसी बस हो सकता है, मेट्रो हो सकती है, गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। ये जैसे आप राशन लाने जाते हो तो राशन की दुकान हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर है, सतत आर्थिक विकास क्या है? पर्यावरणिक क्षय से रोकने के 3 उपाय बताइए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, और इसके हमें 3 उपाय बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तथा आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख कर के किया जाने वाला एक समान विकास सतत आर्थिक विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जिसमें हम बिना अपनी पर्यावरण, बिना अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें, वो क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन की क्षमताओं को बनाए रखने के साथ मनुष्यों के विकास को संदर्भित करता है। ठीक है, मतलब आप अपनी ज़रूरत भी पूरी कर लो, लेकिन आप जो है वो प्राकृतिक संसाधन को नुकसान नहीं पहुंचाओ। इस तरह से अगर आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेते हो तो वो क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पर्यावरण क्षरण के रोकने के 3 उपाय बताएं। तो 3 उपाय क्या? अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए। ठीक है, अब पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक वाहनों का अधिक प्रयोग किया जाए, है ना, मतलब ऐसे गाड़ियों का प्रयोग किया जाए जिसमें प्रदूषण बहुत कम निकले। नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरणीय संरक्षण की परिणाम राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये कथन बिल्कुल सही है कि पर्यावरणीय शरण की परिणाम राष्ट्रीय और राज्य की सीमाएं का सम्मान नहीं करते। अगर प्रदूषण हमारे पड़ोसी देश में होगा तो उसका प्रभाव हमारे देश पे भी पड़ेगा। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि उसको बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा, क्योंकि प्रदूषण क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी बाउंड्री या किसी भी चीज़ से हम उसे रोक नहीं सकते। ठीक है, मान लीजिए अभी ये जो सर्दी जब शुरू होती है तब क्या होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उम, पराली को जलाया जाता है और जिसका पूरा धुआं जो है वो दिल्ली में आता है। तो अगर हमारा पड़ोसी राज्य प्रदूषित होता है तो उसका असर पड़ोसी दूसरे राज्य पे पड़ता ही है। तो इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है, कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन्वायरमेंट को क्या करें, साफ सुथरा रखें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के पास सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये कथन विकास की चर्चा के लिए कैसे प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। मतलब ये हुआ कि हमारे अर्थ पर सभी की ज़रूरतें पूरा करने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना संसाधन है, लेकिन अगर एक व्यक्ति लालच करता है और अपनी ज़रूरत जितनी है उससे कहीं ज़्यादा उसको प्रयोग में ला रहा है उन संसाधनों को, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारे संसाधन हैं वो नष्ट ही होंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा हमें। ठीक है, देखिए ये कथन सत्य है। ठीक है, कि और ये जो कहा ये गांधी जी ने कहा था, ये कथन विकास के समय बिल्कुल सत्य है, ये सही है कि हमारे ऊपर एक आवश्यकता संसाधन उपलब्ध है, लेकिन जब हम इनका अति उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका हम उपयोग करने लगेंगे, तो क्या होता है, केवल पर्यावरण ही प्रदूषण की समस्या नहीं बढ़ती है, बल्कि क्या होता है, विकास में असंतुलित भी हो जाता है। ठीक है, बैलेंस भी गड़बड़ा जाता है। बढ़ता प्रदूषण गरीब और अमीर देश, अमीर तथा गरीब का भेदभाव सभी अति दोहरा ही परिणाम होता है। और जो पॉल्यूशन है वो ये नहीं देखता कौन गरीब है कौन अमीर है, ये सबको इससे क्या होता है, प्रभावित होना पड़ता है। तो अगर हमारी जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत के अनुसार हम पृथ्वी में मौजूद संसाधन का प्रयोग करें तो हमें उतनी मिल जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर हम उसका प्रयोग करें तो क्या, और वो भी गलत तरीके से अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो वो प्रदूषण भी होगा और हमारे जो सोर्सेज हैं, जो साधन हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, विकसित देश और विकासशील देश के बीच अंतर का उल्लेख करें। विकसित देश और विकासशील, डेवलप्ड देश और डेवलपिंग देश, इसका हम अंतर देख लेते हैं। विकसित देश क्या होता है, विकसित देश में नई टेक्निक व विकसित उद्योग होते हैं, उच्च स्तरीय रहन सहन होता है, वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत हाई होता है, उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, साक्षरता दर उच्च होता है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होती है, लोगों का जो हेल्थ का कंडीशन है वो बहुत अच्छा होता है, वहाँ जन्म दर ज़्यादा होती है, मृत्यु दर कम होता है, मृत्यु दर पे कंट्रोल होता है। तो ये विकसित देश हो गया। अब विकासशील देश में क्या होता है, औद्योगिक रूप से पिछड़े होते हैं, इंडस्ट्रीज़ बहुत कम होती, निम्न प्रति व्यक्ति आय होती, इनकम बहुत कम होती है, साक्षरता दर निम्न होता है, लिटरेसी रेट कम होता है, सामान्य रहन सहन होती है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, लो होता है, बेहतर स्वास्थ्य का अभाव नहीं होता, वहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य नहीं होता, शिशु मृत्यु दर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अनुच्छेद को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये अनुच्छेद आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर मैं ये पढ़ने बैठूँगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो बच्चों इससे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस अनुच्छेद को। ठीक है, अब हम इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है? ठीक है, मतलब अगर हमें डेवलपमेंट को नापना है, विकास को नापना है, तो सिर्फ इनकम ही काफ़ी नहीं है। ये बिल्कुल बात सही कहा जा रहा है, क्योंकि बेहतर जीवन के लिए आय के साथ साथ हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है,
स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती, सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती, समानता की ज़रूरत पड़ती। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम विकासशील है, हम विकास कर रहे हैं, तो सिर्फ पैसों से कोई विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा है मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो ये आपने पिछले वाले ये वर्कशीट में भी पढ़ा था कि मानव विकास रिपोर्ट कौन करता है, यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। विकास के मापन के लिए संकेतकों का एक सूची बनाएं, ठीक है। आप अगर विकास को नापना चाहते हैं तो उसका एक सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं कि किस किस से नापा जा सकता है। तो आय इनकम से नापा जा सकता है, साक्षरता दर लिटरेसी से नापा जाता है, जीवन प्रत्याशी कितने लाइफ कितना एक्सपेक्टेशन है, कितना है मतलब कितने दिन तक जिंदा रह रहे हैं लोग, ठीक है। मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर देखा जाता है कि बच्चों की शिशु मृत्यु दर कितनी कम है। ये सारी चीज़ें विकास को इससे नापा जाता है। ऊपर देखिए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण करें। इसकी आपको क्या करनी, समरी बतानी है। तो समरी क्या होगी इसकी, विकास के लिए आय एक महत्वपूर्ण मापदंड है, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। मानव विकास केवल आय पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विश्व बैंक केवल आय के आधार पर विकास की गणना करता है, जबकि यूएनडीपी आय के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं तथा साक्षरता दर को भी महत्वपूर्ण मानता है। इसमें ये यूएनडीपी का मापदंड बेहतर है, ठीक है। तो ये वर्कशीट आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। ये वर्कशीट कंप्लीट करके मुझे ज़रूर दिखाइए और ज़ूम मीटिंग ज़रूर अटेंड कीजिए। अभी तो मैंने उतने मतलब आपको डिटेल में ये नहीं समझाया, जल्दी जल्दी में समझा दिया है, और आपको ज़ूम मीटिंग में ये बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।